हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने करंट और ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के वर्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करना चाहते हैं कि बिहेवियर ऑफ थ्री एलिमेंट्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर टुवर्ड्स अल्टरनेटिंग सिग्नल्स, मीन्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका जो करंट है वो किस फेज में है। एक्चुअली हमने जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन लिखी थी तो ये आया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यदि इनिशियल फेज जीरो, अगर इनिशियल कुछ फेज हो तो हम यहाँ पे टर्म डेल्टा भी लिख सकते हैं, बट इनिशियली हमारे पास फेज क्या दे रहे हैं, डेल्टा जीरो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आई थी हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसी तरह से करंट की इक्वेशन I is equal to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बट ये किस एलिमेंट के लिए अभी श्योर नहीं है, हमने कहा ही नहीं इसके बारे में। हम तीन तरह के एलिमेंट लेते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, और उनके अंदर जो अगर कोई अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो जो करंट है वो वोल्टेज के साथ या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ हो सकता है कि सेम फेज में हो सकता है कुछ फेज से लीड कर रहा हो या लैग कर रहा हो। वो मैं थोड़ा सा एक बार लिख रहा हूँ। तो आपके पास तीन एलिमेंट लिए थे हमने जिनको हम पैसिव एलिमेंट कहते थे। सेकंड यूनिट के अंदर तो आया था आपके पास रजिस्टर, ठीक है। थर्ड यूनिट, फर्स्ट यूनिट के अंदर आया था आपके पास कैपेसिटर, और फोर्थ यूनिट के अंदर आया था आपके पास क्या, इंडक्टर। ठीक है, यदि इन एलिमेंट्स में हम एसी सिग्नल सप्लाई करते हैं तो याद रखिए कि करंट और ईएमएफ या वोल्टेज है वो सेम फेज में होंगी इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के केस में फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा, मींस सेम फेज में। अभी हम स्टडी भी करेंगे इसको, लेकिन वो स्टडी करने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट विल बी द फेजर डायग्राम। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसको आइडिया ले रहे हैं अपने माइंड में। दूसरा, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के लिए इस तरह का वर्ड याद रख लेना, हम कहते हैं आइस वर्ड, ICE, आइस। ठीक है, बर्फ वाला आइस। और इसके अंदर जो C वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर द कैपेसिटर। C किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कैपेसिटर के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक, याद रखने के लिए क्या हमने ऐसे। और ऐसे ही इंडक्टर के लिए हम लिखेंगे, क्या वर्ड लिखेंगे, LE, मींस LE एंड आइस। रेजिस्टेंस के केस में तो सेम फेज में होगा, और यहाँ L जो है ये किसको बता रहा होगा, इंडक्टर को बता रहा होगा, इंडक्टेंस को बता रहा होगा। ठीक है, अब याद रखिए कि जो टर्म पहले है वो लीड कर रही है और बाद वाली क्या कर रही है, लैग कर रही है। और कितना फेज डिफरेंस होगा दोनों के केस में, पाई/2, दोनों 90 डिग्री। सो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में करंट जो है वोल्टेज से क्या है, पहले कौन लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है बाय फेज ऑफ पाई/2 देन द वोल्टेज। मींस वोल्टेज के अगर इक्वेशन में साइन ओमेगा टी आ रहा है तो करंट वाले में क्या होगा, प्लस, लीड कर रहा है तो प्लस पाई/2 और जुड़ेगा। ठीक है, और उल्टा भी कह सकते हैं, उल्टा ऐसे कह सकते हैं, अगर करंट की इक्वेशन लिख रखी हो तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या करेगी, लैग करेगी। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि करंट लीड्स, I लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज। ठीक है, या उल्टा कह लीजिए कि वोल्टेज क्या कर रही है, लैग्स, E लैग्स I बाय ए फेज ऑफ कितना फेज, पाई/2। ठीक है, आप इक्वेशन लिख देंगे, समझ में भी आ सकता है उससे भी, बाकी आगे डिस्कशन करेंगे तब भी आ जाएगा। हाँ, केवल याद रखने के लिए। ऐसे ही इंडक्टर के केस में लिखेंगे तो वोल्टेज क्या कर रही है, पहले लीड कर रही है, और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो E लीड्स I, या ऐसे कह लीजिए I क्या कर रहा है बाद में ना, तो लेग्स बिहाइंड कह सकते हैं, पीछे पिछड़ रहा है। I लेग्स बिहाइंड क्या, E बाय ए फेज ऑफ पाई/2। केवल एक ही टर्म यूज करेंगे, या तो हम ये वाली बात कहें कि वोल्टेज लीड कर रही है और करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, या फिर क्या ले, ये ले। ठीक है, एनीवन। ऐसे इसके अंदर I क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो लीड वाली ले या फिर लैग वाली ले, कोई भी। जैसे कि सपोज इसके अंदर अगर हम कहें तो जो करंट और वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो सेम फेज में होगी, तो फेज डिफरेंस नहीं होगा। मींस वोल्टेज की इक्वेशन अगर E इज इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी है, तो इसके अंदर जो करंट की इक्वेशन होगी वो सेम फेज के अंदर होगी। सेम फेज का मतलब यहाँ आई नॉट साइन ऑफ क्या होगा ये ओमेगा टी, दोनों में क्या है कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इसके केस में अगर बात करें तो आई क्या करेगा, लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। तो अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट उसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितने फेज से, पाई बाई टू। ठीक है, दूसरी टर्म में भी हम लिख सकते हैं, लेग वाले में भी लिख सकते हैं, बट एक ही लिख लेते हैं, समझ लेंगे उसको। इसके लिए लिखें तो वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो क्या कर लीड कर रही है किसके, कंपैरेटिव करंट, या फिर यूं कह दीजिए कि पहले वोल्टेज की लिखोगे, पहले हमने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी है ना, तो वोल्टेज की लिख लेते हैं कितनी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अभी इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब -5/2। सो देन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5/2, क्योंकि हम तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे, सोर्स तो हमारे पास ईएमएफ देगा और उसके कारण से करंट बिल्डअप होंगे उस कैपेसिटर के अंदर या रजिस्टर के अंदर, ठीक है, या फिर इंडक्टर के अंदर। तो इसलिए फिर करंट की इक्वेशन लिखी जाएगी। तो इसके लिए करंट की इक्वेशन ये लिखी जाएगी, ठीक है, इसके लिए ये लिखी जाएगी, इसके अंदर ये लिखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करें तो रेजिस्टेंस के केस में तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेंगी, कैपेसिटर के केस में करंट क्या करेगा, लीड करेगा, लीड कर रहा है, और इंडक्टर के केस में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, मतलब करंट को पकड़ लिया। ठीक है, वोल्टेज की इक्वेशन लिखे तो करंट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो बिहेवियर है वो टिपिकल हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में तो करंट और वोल्टेज सेम है तो वैल्यू को रिड्यूस ही करवाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि करंट और वोल्टेज है जो इसके अंदर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे कैपेसिटर या इंडक्टर के अंदर, तो वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू को रिड्यूस तो करेगा ही, साथ ही साथ फेज को भी चेंज करेगा, डिफरेंट फेज में रखेगा करंट को एज रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसी टर्म चाहिए इनको स्टडी करने के लिए, इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, सी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए, आर एल सी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, जिसमें हमारे पास फेज का भी क्या हो, रोल हो। और जहां फेज की स्टडी होगी, फेज की स्टडी ऑफ फेज, ठीक है, ऑफ किसका, ये कैसी क्वांटिटी, साइनसॉइडली वेरिंग, स्टडी ऑफ फेज ऑफ साइनसॉइडली वेरिंग EMFs एंड करंट, उसको हम क्या कहेंगे, फेजर एनालिसिस कहेंगे। मींस सिंपल एल्जेब्राइक मेथड से हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि फेज सेम नहीं है। ठीक है, तो हमें एक रोटेटिंग वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो हमारी स्टडी को क्या करेगा, आसान करेगा। उस रोटेटिंग वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, वी विल बी कॉलिंग एज ए फेजर। तो हम वर्ड यूज करेंगे क्या, फेजर। सो फेजर इज व्हाट, फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर, फेजर इज ए रोटेटिंग वेक्टर जो रोटेट करेगा किस एंगुलर स्पीड से, उसी एंगुलर स्पीड से जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, वोल्टेज को तो वोल्टेज को, करंट को तो करंट को, ठीक, उसी एंगुलर स्पीड से, मींस ये ओमेगा जो ये ओमेगा, ठीक, इज ए रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग is a rotating vector which represents a sinusoidally varying, which represents a sinusoidally varying quantity, is a rotating vector which represents a sinusoidally varying quantity, ठीक है, विद टाइम, साइनसॉइडल वेरिएशन के साथ होगा, टाइम के साथ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करता है ये कहता है कि एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर होगा, ठीक है, इट रोटेट्स विद द सेम एंगुलर स्पीड, इट रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा सेम एज दैट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम स्टडी करें, सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी
उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं with an angular velocity same as that of the physical quantity जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो ईएमएफ है या करंट है। यहाँ पे तो यही ऐसे में डिस्कस करना है इनके बारे में। और एक बात याद रखिए, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये हम एक तरह से इनकी फीचर्स ही समझ लीजिए। ये आपके पास सेकंड फीचर होगी, थर्ड फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट होगी रोटेटिंग है, ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगा, ठीक है, और कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है, रोटेशन करेगा। तो अगर टी टाइम पे अगर पोजीशन लिखना चाहे तो ओमेगा टी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट इसके पॉइंट है जो कि भाई इसका जो प्रोजेक्शन लिया जाएगा उस रोटेटिंग वेक्टर का किसी इंस्टेंट पे, तो वर्टिकल एक्सिस पे, अगर साइन की टर्म में है तो वर्टिकल एक्सिस पे, और कोस की टर्म में तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो जनरली हम साइन की फॉर्म ले रहे हैं तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लेंगे। और कहता है कि इट्स प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल एक्सिस एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टी के ऊपर, किसी टाइम टी के ऊपर वो जो प्रोजेक्शन होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। इट्स प्रोजेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ किसकी, E एंड I। मीन्स आपके पास E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। अब वो इसकी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 पे लीड करके या लैग करके उसी के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्टडी भी करेंगे इसको, ठीक है। तो सेकंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि इसके प्रोजेक्शन किस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, किसको बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट को बताएंगे। नेक्स्ट, उस रोटेटिंग वेक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ किसको बताएगी, उसकी पीक वैल्यू को बताएगी, सी नॉट और आई नॉट को बताएगी। द लेंथ ऑफ द फेजर या रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स पीक वैल्यू, पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E एंड I, मीन्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज E नॉट को रिप्रेजेंट करेगा एंड I नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर आप याद रखिए कि हमारे पास करंट उस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लीड कर रहा है, ठीक है, लीड कर रहा तो एंगल प्लस का लिखना है, और प्लस के पॉजिटिव एंगल कौन से होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल कैसे होता है, क्लॉकवाइज। तो आपको पता है कि ये चीज आपको ऑलरेडी नोन है कि कोई एंगल अगर कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, सपोज ये थीटा है, तो ये पे कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, और कोई एंगल है क्लॉकवाइज है तो वो थीटा कैसे लिखा जाता है, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको ये पता है, तो ये चीज ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बार रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बार कर लेते हैं, पहले एक बार इसके फोटो ले लेते हैं, उसके बाद इसका डिस्कशन। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, पहला तो एक रोटेटिंग वेक्टर रहेगा, उसकी किसी इंस्टेंट पे जो प्रोजेक्शन आएगा वर्टिकल एक्सिस पे वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा, और उसकी जो लेंथ है वो किसको बताएगी, ई नॉट और आई नॉट को, और सेम स्पीड एंगुलर स्पीड ओमेगा से क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये चीज इसकी मेन फीचर्स हैं। हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन से जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, इसको यूज करके हम फेजर डायग्राम से कैसे स्टडी कर सकते हैं इस बिहेवियर को, करंट और वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की डिफरेंट एलिमेंट्स आर, एल एंड सी, ठीक है। हालांकि हमने डिटेल में डिस्कस करना, लेकिन पहले फेजर डायग्राम को ड्रा करना कैसे वो चीज सीखते हैं। तो हमने कहा था कि फेजर तो एक रोटेटिंग वेक्टर है, और हमने ये कहा कि रेजिस्टेंस के केस में तो वोल्टेज और करंट है वो सेम फेज में, मींस ओमेगा टी पे रहेगी। तो मींस दोनों कोई ओमेगा टी एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा होगी तो सेम टाइम में वो सेम पोजीशन रखेंगे, ठीक है, जो आपके फेजर की जो पोजीशन होगी। तो आप इस तरह से रखिए कि मैं पहले आर की बात कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस, ठीक, और
ये ले लेते हैं सपोज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, पहली बात तो ये, और उसकी जो पीक वैल्यू है लेंथ ऑफ द एरो से रिप्रेजेंट की जाएगी। नो डाउट आप जब रेजिस्टेंस में अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू E बाई R तो होता ही है, मींस रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, तो करंट की वैल्यू वोल्टेज के रिस्पेक्ट में पीक वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, मींस I नोट जो होगा वो E नोट के कंपैरिजन में क्या होगा, कुछ कम तो होगा, ठीक है, नो डाउट। बट किस में होंगे, इन द सेम फेज। तो फेज भी कितना है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के लिए हमने सपोज ये वेक्टर ड्रा कर दिया जो रोटेशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर विद एन एंगुलर स्पीड कितनी, ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें टर्म अगर E लिखें मैग्नीट्यूड E नोट की, तो E नोट क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, I नोट, यही कह दीजिए I नोट कम है किससे, E नोट, यूं लिख लीजिए, ठीक है। वैल्यू ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू अगर E नोट की है तो ये वैल्यू होगी सपोज I नोट की, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, I नोट, और ये हो गया कितना, E नोट। और हमने कहा था कि इसका वर्टिकल एक्सिस प्रोजेक्शन, वर्टिकल एक्सिस तो ये, तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या करेंगे कि प्रोजेक्शन क्या करें, ये प्रोजेक्शन ये होगी, और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आएगी आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को अगर स्टडी करते थे तो अल्टीमेटली हम किसके रूप में स्टडी करते थे, आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्शन आया आपके पास, ये वाला, ये प्रोजेक्शन तो किसका होगा, करंट का, इंस्टेंटेनियस, और ये वाला जो प्रोजेक्शन हुआ वर्टिकल एक्सिस पे, सिंपली से लिख दिया हमने, ये प्रोजेक्शन आपके पास हुआ वोल्टेज का, मींस ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। और करंट क्यों किसमें, सेम फेज के अंदर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो रेड वाला है प्रोजेक्शन, डॉटेड से लेते हैं इसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो फेजर है ये तो करंट के लिए, अल्टरनेटिव करंट के लिए, किसके लिए, अल्टरनेटिव वोल्टेज के लिए। अब इसको साइनसॉइडल वेरिएशन है तो उससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज इसी के एक्सिस को आगे मैं प्रोसीड कर दूं फर्दर, हालांकि ग्राफ तो दोनों अलग अलग है, ऐसे सपोज, ठीक है, ब्रेक कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ इसका ये प्रोजेक्शन आगे बढ़ेगा करंट के लिए, और ये इसका प्रोजेक्शन बढ़ेगा किसके लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही यहाँ किसमें, सेम फेज में, E और I किसमें, सेम फेज में, और सेम फेज का मतलब जो वेरिएशन अल्टरनेटिंग करंट मीमत का वही किसका होगा, करंट का, मींस अगर थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो करंट भी कितना होगा 0, मींस वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे फेज की वैल्यू साइन 91, तो ये करंट भी साइन 91, मींस 90 पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये वाली जो वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, ये कैसी होगी, वर्चुअल वैल्यूज होंगी, कैसी वैल्यू होंगी, वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 70% के आसपास होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू होगी आपके पास सपोज करंट की, इसको ऐसे लिख कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा तो नहीं ना, ठीक है। और जी वाली वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू थी आपके पास, आरएमएस वैल्यू, कौन सी वैल्यू थी, आरएमएस वैल्यू, तो लगभग ऑलमोस्ट 70% के आसपास थी। और किसकी, ये करंट की, वोल्टेज की लिखनी हो तो वोल्टेज का ग्राफ है, क्योंकि इतनी वैल्यू ये आरएमएस वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो इससे और भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, 70% है ना के आसपास आरएमएस वैल्यू, तो इसको थोड़ा और इससे भी ज़्यादा वैल्यू का दिखाएंगे। यहाँ पे इतनी पीक नहीं दिखाएंगे, इससे भी बढ़ा करके पीक दिखाएंगे, बट वेरिएशन कैसा होगा, सेम, इसके साथ साथ जिस टाइम पे पीक लेगा उस टाइम पे पीक लेगा, जिस टाइम पे ये वैल्यू 0 करेगा ये भी वैल्यू 0 करेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास ब्लू वाला है ये तो किसको बता रहा है, आपके ईएमएफ के वेरिएशन को, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ
ओमेगा टी, ठीक है। और ये बता रहा है आपको किसको, ब्लैक वाला जो है ये बता रहा है आपको करंट वाले को, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे तो भाई साहब दोनों केस में सेम केस में ये बिहेवियर किसके केस में है, इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस का बिहेवियर है। सो हमने देखा कि अगर हम उस रोटेटिंग वेक्टर जिसे फेजर का है उसके अगर प्रोजेक्शन ड्रा करते थे वर्टिकल एक्सिस पे, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेजेस को इंडिकेट करते हैं। जैसा कि हम ये आइडिया ले रहे थे कि रेजिस्टेंस के केस में अगर सेम फेज में है ईएमएफ और करंट, तो उनका जो वेरिएशन है वो साइमल्टेनियस वेरिएशन होगा। जैसे कि इस केस के अंदर आप देखें कि सेम फेज के अंदर वेरिएशन अकर कर रहा है एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर टी की वैल्यू सेम है तो हमें के साथ मल्टीप्लाई होगा कि फेज भी क्या है, सेम। अगर हम इंडक्टर के केस में करंट देखें तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। जबकि कैपेसिटर केस में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो हमें फेज लेना पड़ेगा -π/2, यहाँ कितना लेना पड़ेगा +π/2। तो अगर इंडक्टर के केस में देखेंगे तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज एंगल, तो जो है इस ई के रेस्पेक्ट में आई इधर की तरफ आएगा, ठीक है। इंडक्टर के केस में इस लैग करेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। और अगर कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर के केस में +π/2, तो पॉजिटिव एंगल किधर होगा, इसके साथ 90 डिग्री बना करके, इस मैग्नेटिक के साथ 90 डिग्री बना करके इधर की तरफ होगा। तो आप देख सकते हो कि यदि इंडक्टर का अगर हम ड्रा करेंगे तो इंडक्टर के केस में इस तरह का वेरिएशन होगा। अगर ये लें E0, ले लें हमारे पास E0 इंडिकेट करें इस लेंथ को, और ये ओमेगा टी फेज पे, तो इससे 90 डिग्री, क्योंकि आपके पास देख रहे हो -π/2 है, तो माइनस का मतलब कैसा एंगल होगा, इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल, ये ठीक है, -π/2। और ये वैल्यू किसको इंडिकेट करेगी, I0 को इंडिकेट करेगी। और इनके अगर प्रोजेक्शंस आप ड्रा कर लोगे तो प्रोजेक्शंस किसको बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को बताएंगे। ये प्रोजेक्शंस हैं, ये I और E को इंडिकेट करेंगे। इसके कोरस्पोंडिंग हम इनकी वेवफॉर्म भी ड्रा कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो भी वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन साइन में आता है, कोस में आता है, नेगेटिव ऑफ कोस में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ड्रा भी कर लेंगे, हम 1 बाय 1 इसका डिस्कस करेंगे। इस तरह का कैपेसिटर के केस में अगर देखें तो कैपेसिटर वाले के लिए जो आएगा, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है का मतलब कैसा एंगल, क्लॉकवाइज एंगल, तो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना करके आएगा, वो किसकी होगी, आपके पास करंट के लिए होगा। ये किसके लिए केस का होगा, आपके पास कैपेसिटर वाले केस के लिए होगा। ये होगा किसके लिए, कैपेसिटर वाले केस के लिए, और ये होगा किसके लिए, इंडक्टर वाले केस के लिए। लेकिन हम ये देखें तो सही कि वो फेज कैसे आ रहा है, लीड और लैग कैसे कर रहे हैं। तो सेम फेज में रेजिस्टेंस में कैसे रहे, इंडक्टर में कैसे लैग कर रहा है, कैपेसिटर में कैसे लीड कर रहा है। तो 1 बाय 1 इनको केसेस को डिस्कस करते हैं। So let us now discuss the behavior of AC towards the resistance. तो हम AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस की बात करें, ओनली प्योर रेजिस्टर। तो हमने ये किया कि एक रेजिस्टर अज्यूम कर लेते हैं, वैल्यू इसकी R है, और इसको हम किसी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ EMF से कनेक्ट कर देते हैं, और उस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ EMF की किसी इंस्टेंट के ऊपर जो वैल्यू है वो हम ये मान लेते हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दैट इज से लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे इस अल्टरनेटिव सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये सोर्स ऑफ EMF जिसके अंदर इस लोड रेजिस्टेंस इससे करंट ड्रा करेगा, और हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो करंट की क्या है, I, ठीक है। आपने कहा लेट I be the instantaneous value of current through the resistor। और जैसे ही करंट इस रेजिस्टर के थ्रू जाएगा तो आपको पता है कि इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इन टर्मिनल्स के अक्रॉस, और वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो अगर सपोज हम करंट की डायरेक्शन उस इंस्टेंट के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर ले तो ये मान सपोज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, बस हमारा किरचॉफ लॉ लगाने के लिए। तो इस करंट की डायरेक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेगेटिव पे पहुंचे फाइनल पोटेंशियल, तो हम फाइनल पोटेंशियल को लेते हैं, तो ये नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे IR, ऐसा माइनस का,
ठीक है। तो इधर की तरफ ये वैल्यू नेगेटिव और ये सपोज पॉजिटिव और इसकी वैल्यू ई लिख रहे हैं, तो ये आप उसका प्लस साइन लिख देंगे, फाइनली क्या प्लस। तो हम देखते हैं, तो कहता है कि देन पोटेंशियल ड्रॉप across R that is minus IR occurs, ठीक है। और किसी इंस्टेंट पे which must be equal to, which at any instant is equal to, किसके इक्वल होगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ के एक्सटेंस पे हो रही है। तो इसका मतलब अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग लिख ले, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में करंट मान रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल फॉल हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल का नेगेटिव पोटेंशियल, तो कैसे लिखेंगे माइनस आई आर, ठीक है। इधर की तरफ आए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है उस इंस्टेंट के ऊपर, तो प्लस ई, सपोज हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो इक्वल टू जीरो, मीन्स ई इज इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू आर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। आई की वैल्यू निकालनी, ई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यूज कर देते हैं, दैट इज ई नॉट, ये मत समझना कि जो अलग अलग ई लिख रखे हैं उससे ही लिखने का हाथ ऐसे ही चल जाता है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो यहाँ से आई की वैल्यू लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर और साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये करंट और ये वोल्टेज की इक्वेशन, तो इनमें फेज क्या है, सेम, ठीक है। तो इस टर्म को, क्योंकि ये क्या है, एक तरह की ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट विल बी द पीक करंट, सो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर थर्ड, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू एंड दैट स्टैंड्स फॉर ई नॉट बाय आर, पीक वैल्यू का करंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, वो आपके पास है आई नॉट, ई नॉट बाय आर। अब एक बात देखना, क्योंकि दोनों में इक्वेशन में अगर देखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड में, तो दोनों किसमें, सेम फेज में, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ये फर्स्ट था ना, ये सेकंड था, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ से देखें तो E इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका मतलब, हालांकि ये ई नोट के रिस्पेक्ट में आई नोट अगर कंपेयर करें तो आके कुछ फाइनाइट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई नोट दैट विल बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ई नोट, ठीक है। रिड्यूस तो होगा, लेकिन किसमें रहेगा, सेम फेज में। हम फर्स्ट एंड फोर्थ, आई एंड ई आर इन सेम फेज, सेम फेज का मतलब दैट इज उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। ऑल्दो ये वैल्यू क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, ऑल्दो द रजिस्टर makes या reduces the current as compared to magnitude of voltage, ठीक है। ई नोट के कंपैरिजन में जो आई नोट है वो थोड़ा कम होगा, बट किसमें होगा, सेम फेज में। और सेम फेज, अब इसको अगर मान लो फेजर डायग्राम की हेल्प से अगर स्टडी करना चाहे तो हम क्या ड्रा करेंगे, फेजर ड्रा करेंगे। तो दोनों में देखिए कि फेज कितना है, दैट इज द सेम ओमेगा टी, यहाँ भी कितना है ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम पहले ड्रा भी कर चुके थे, एक बार फिर दोबारा से ड्रा कर देते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी फेजर डायग्राम डिस्कस करते टाइम रेजिस्टेंस के केस का तो ड्रा कर लिया था, जब करंट और अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ सेम फेज के अंदर थे। तो यहाँ हमने देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते थे, तो आई एंड ई वर सेम फेज। तो अगर फेजर डायग्राम ड्रा करें तो इनको रोटेटिंग वेक्टर लेना पड़ेगा और विद द फेज ऑफ ओमेगा टी। तो हमने ओमेगा टी फेज का ले लिया, और यही इसी फेज पे ई नोट है, सॉरी ई है, और इसी फेज में कौन है आपका, आई है, ठीक है, ओमेगा टी फेज पे, ओमेगा टी
ठीक है, बट आई इज नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, तो वेरी स्मॉल रिड्यूस्ड है, क्योंकि लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, जिसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है ई नॉट का, तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आई नॉट का क्या करना, इसको कम से लेंगे। और इसका अगर प्रोजेक्शन ड्रा किया वर्टिकल एक्सिस पे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आई को, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आई की वैल्यू को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी वैल्यू को, ई की वैल्यू को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस, ठीक है। अगर इसका हम कर्व ड्रा करते हैं, तो वो कर्व देखेंगे कि सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उनका जो वेरिएशन है, फेज क्या है, सेम है, मींस जिस तरह का वेरिएशन इंक्रीजिंग जो रेट इसकी उसकी वही इंक्रीजिंग रेट इसकी होगी, ठीक है, किसी इंस्टेंट के ऊपर डिक्रीजिंग रेट जो है इसकी वही इसकी होगी, ठीक है, और जो वेरिएशन पॉजिटिव साइकिल का होगा वो पॉजिटिव का ही होगा, इसका भी, इसका नेगेटिव का होगा, इसका भी नेगेटिव, मींस सेम फेज में, दैट इज इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस बोथ आई एंड आर इन द सेम फेज। लेकिन इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में सेम फेज में नहीं होगी, तो वो केस हम डिस्कस